सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप लोग के इतिहास विषय में हम लोग लगातार इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं और आज इस विषय की लास्ट क्लास है, यानी कि आप लोगों के सामाजिक अध्ययन में इतिहास आज आपका खत्म हो जाएगा। इतिहास के बाद फिर भूगोल और नागरिक शास्त्र आप लोग पढ़ोगे। तो यहाँ पर जो लास्ट क्लास आपकी है लोधी वंश। लोधी वंश दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, ये सल्तनत काल जो है इसमें यानी कि जिसमें मुस्लिमों का शासन था, ये लोधी वंश यहाँ पर आपके किताब के हिसाब से यानी कि आप लोग के कोर्स के हिसाब से ये लास्ट चैप्टर है। सल्तनत काल में क्या क्या चीजें घटित हुई, कैसे घटित हुई और कौन कौन से युद्ध हुए, इसके बारे में लगातार मैं आप लोग को बताते आ रही हूँ। उसके साथ ही साथ कौन कौन से राजा ने कौन कौन सी महत्वपूर्ण इमारतें बनवाई थी, उस समय में कौन कौन से अच्छे कार्य हुए थे, इन सभी के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा दिया है। तो ये सभी सल्तनत काल की उपलब्धियों के अंदर ही आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों का ये जो लास्ट क्लास लोधी वंश है, इसको भी आप ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये सब आपके पूरे एक ही चैप्टर में दे दिया था, लेकिन यहाँ पर मैंने हर एक वंश को क्लियरली एक एक वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया है ताकि आसानी से आपको अच्छे से समझ में आए। तो जो लोधी वंश था, यहाँ पर आप देखिए 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक यानी कि पानीपत के युद्ध तक ये पूरा वंश चला था। इसके संस्थापक थे बहलोल लोधी। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, जो 1451 में दिल्ली के कुछ अमीर थे, उन्होंने पंजाब के अफगान शासक बहलोल लोधी को आमंत्रित करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया था। यानी कि ऐसे अमीर शासक जो कि दिल्ली में थे, यानी कि दिल्ली के अमीरों ने क्या किया था, इस पंजाब के अफगान शासक बहलोल लोधी को आमंत्रित करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया था। अब इन्होंने उसको दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया तो इसने अपने पूरे देश पर अधिकार करने की कोशिश की। लोधी सुल्तान अफगान के थे, यानी कि ये जो लोधी वंश था, ये पहले ऐसे शासक थे जो अफगानी शासक थे। आप देखिए, बहलोल लोधी दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था। एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए, ये कबीलों में रहते थे और ये अपना नेता स्वयं चुनते थे। कौन? अफगान। अब देखिए, वे अफगान सरदारों को राजभक्ति पर निर्भर थे, यानी कि ये जो अफगान थे वे अफगान सरदारों की राजभक्ति पर ही निर्भर थे। बहलोल लोधी ने 38 वर्षों तक शासन किया था तथा 1489 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर आप देखिए, बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिकंदर लोधी गद्दी पर बैठा। तो आपने देखा कि 38 वर्ष तक बहलोल लोधी ने शासन किया, उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए, बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिकंदर लोधी गद्दी पर बैठता है। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर आगरा किया था। दोस्तों, इसने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि वो दिल्ली से रह करके बहुत अपनी जनता के करीब नहीं पहुंच पा रहा था। तो जब वो आगरा अपनी राजधानी कर लेता है तो यहाँ से वो जनता की भलाई के लिए बहुत सारे कार्य करता है और वो प्रजा में अपने आप को शक्तिशाली बनाने की भरपूर कोशिश करता है और जो वस्तुओं का मूल्य होता है उसको भी नियंत्रित करता है कि कोई साधारण से साधारण व्यक्ति हो तो वो भी अपना जीवन अच्छे से निर्वाह कर सके। इस तरीके से इसने बहुत ही अच्छे कार्य किए थे। इसके अलावा इसने यहाँ पर आप देखिए, सिकंदर लोधी द्वारा नाप का पैमाना गजे सिकंदरी चलाया गया था। जैसे आज के समय में मीटर है, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है। तो ये जो पैमाने बनाए गए हैं मीटर लंबाई को मापने के लिए और द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम बनाया गया है, समय को मापने के लिए सेकंड बनाया गया है। तो उस समय में सल्तनत काल में ये सब चीजें नहीं थी। उस समय में क्या था? उस समय में हर एक शासक अपना पैमाना बनाता था, लेकिन यहाँ पर इतिहास में जो देखने को मिला वो सिकंदर लोधी द्वारा चलाया गया नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी, यानी कि यहाँ पर आप देखिए इससे नापने का काम होता था। तो गज ए सिकंदरी आप याद रखिएगा। अभी तक आपने कहीं नाप का पैमाना नहीं पढ़ा है, पहली बार किसी शासक को आप पढ़ रहे हो तो आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसने एक और काम किया था सिकंदर लोधी ने। वो क्या किया था दोस्तों? इसने यजुर्वेद का फारसी अनुवाद फरहंगे सिकंदरी के नाम से करवाया था। यहाँ पर आप सही कर लीजिएगा, यजुर्वेद रहेगा। इसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं। सिकंदर लोधी की मृत्यु गले के कैंसर के कारण हो गई थी। तो ये भी आप याद रखिएगा कि कैसे इसकी मृत्यु हो गई थी। अब इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र इब्राहिम लोधी गद्दी पर बैठता है। अब देखिए, 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोधी तथा बाबर का मुकाबला
होता है और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय होती है। इब्राहिम युद्ध में मारा गया और बाबर ने लोदी वंश का अंत करके भारत में मुगल वंश की स्थापना की। आप सभी को पता है कि किस तरीके से बाबर ने बहुत सारे युद्ध लड़े थे। पानीपत का युद्ध लड़ा था, खानवा का युद्ध लड़ा था और इसके अलावा उसने जो भी युद्ध लड़े थे उसमें तुरंत उसको सफलता नहीं मिली थी। दोस्तों, जो ये पानीपत का युद्ध था उसमें जो बाबर के विजय होने का मुख्य रीजन था वो ये था। दोस्तों, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने की जो सबसे मुख्य वजह थी वो यही थी कि इसने इस लड़ाई में बारूद और तोप खाने का प्रयोग किया था। ये बिल्कुल नया था, चूंकि सब लोग हाथी घोड़ों की मदद से और तलवार तीर कमान की मदद से युद्ध लड़ते थे, लेकिन पहली बार बाबर ने किससे युद्ध लड़ा था, किस तरीके से तोपखानों के साथ युद्ध लड़ा और ये नीति उसकी कार्य कर गई। और ये जो युद्ध हुआ था 1526 में, इसकी एग्जैक्ट डेट है 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 को ये युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य और ये बहुत ही चर्चित युद्ध है इतिहास में, मेडिवल हिस्ट्री में। तो इसको आप इस डेट को याद रखिएगा। और दोस्तों, इस युद्ध में इब्राहिम लोदी के 15,000 सैनिक मार दिए गए थे। तो ये बहुत ही बड़ी संख्या में उसके सैनिक मारे गए थे और इस तरीके से जो लोदी वंश था उसका पतन कर दिया बाबर ने और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। मुगल वंश में आप सभी लोगों को पता है बाबर है, अकबर है, इसके साथ ही साथ शाहजहां, जहांगीर, इन सभी के विषय में आपको पढ़ने को मिलेगा। और आप सभी लोग को पता है कि मुगल वंश में कितना अधिक समृद्धशाली देश बना और किस तरीके से अकबर जैसे राजा मिले देश को, जिन्होंने दीन ए इलाही जैसा धर्म चलाया जिससे सभी लोगों को, सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाए। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि लोदी वंश में जो भी शासक हुए उन्होंने अच्छे कार्य किए और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो इब्राहिम लोदी था वो हारता नहीं पानीपत के मैदान में, लेकिन जो बाबर की सेना थी और जो बाबर की युद्ध नीति थी, तोपखाने प्रयोग करना, बारूद प्रयोग करना, वो कारगर साबित हुई और इस तरीके से बाबर ने अंततः मुगल वंश की स्थापना की। तो इस तरीके से जितने भी वंश थे आपके चैप्टर वाइज हमने सभी को समाप्त कर दिया और आप लोग के इतिहास विषय का ये लास्ट क्लास था और आपने देखा कि सल्तनत काल में कौन-कौन से अच्छी चीजें हुई, कैसे-कैसे कौन-कौन से युद्ध लड़े गए और किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बहुत सारी चीजें अच्छे से आपको समझ में भी आई। उम्मीद करती हूँ कि आपको भूगोल विषय भी समझ में आएगा और साथ ही साथ आप लोगों को नागरिक शास्त्र भी अच्छे से समझ में आएगा। बस ऐसे ही आप हमारे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि हर एक विषय का हम लोगों ने अलग-अलग प्लेलिस्ट बना दिया है और प्लेलिस्ट के हिसाब से ही आपको सभी विषयों को पढ़ना है और सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी विषयों की नोट्स भी प्रोवाइड कराई जाती हैं और सभी विषयों के आपको वीडियोस भी वहां पर मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपने पहली बार ये वीडियो देखा है और आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लगातार हमारी सभी वीडियो से ऐसे ही अपडेट रहे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सभी चीजें समझ में आई होंगी। जितना भी यहाँ पर वंश मैंने पढ़ाया आप लोगों को, कौन कौन संस्थापक था ये मुख्य रूप से याद रखिएगा, कौन कौन से युद्ध उन्होंने लड़ा था और जो सबसे ज्यादा चर्चित युद्ध रहा हो, सबसे ज्यादा चर्चित इमारत रही हो, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था कुतुब मीनार का निर्माण, लेकिन वो पूरा नहीं करवा पाया था। फिर पूरा किसने करवाया ये भी आपको याद रखना है और इल्तुतमिश ने पूरा करवाया, कभी-कभी एग्जाम में पूछ लेता है। इसके साथ ही साथ कौन-कौन से महत्वपूर्ण इमारतें बनवाई गई हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो ये सब आप याद रखिएगा, किस वंश का संस्थापक कौन था और उसने कौन-कौन से अच्छे कार्य किए और ये सभी मैंने बहुत ही डिटेल में आप लोग को पढ़ाया है ताकि आपको कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो समझ में ना आए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरी क्लासेस अच्छे से समझ में आई होंगी और आपको जितने भी क्लासेस मैंने हिस्ट्री में पढ़ाया है वो सभी आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर दोस्तों अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोग अच्छे-अच्छे कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको इतिहास विषय पढ़ने में कितना मजा आया और आप लोगों ने कितना बेहतर तरीके से इसको पढ़ा। आगे चल करके फिर आपको भूगोल विषय पढ़ना है और ऐसे ही कंटिन्यू आपके लिए मैं वीडियोस लेकर के आती रहूंगी। बस आप ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग अपना प्यार, विश्वास
प्रेम ऐसे ही बनाए रखिए दोस्तों, क्योंकि आगे चलकर हम आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सबकी तैयारी करवाएंगे। बस ऐसे ही आपका और हमारे साथ बना रहे और लगातार आप ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते हुए रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।